नरेंद्र मोदी जी को बोलने का कुछ नहीं कहा, टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। हम भारतीयों का टैलेंट जिस क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है, हम भारतीयों का टैलेंट जिस टेलिप्रॉम्प्टर जीवी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ट्रोल केलं जात आहे। पंतप्रधान टेलिप्रॉम्प्टर शिवाय बोलू शकत नाही असे मेसेज देखील समाज माध्यमावर पोस्ट केले जात आहे। तर त्याला उत्तर म्हणून ही एक तांत्रिक खराबी होती, टेलिप्रॉम्प्टरचा मुद्दाच नाही असेही मेसेज पसरवले जात आहे। आम्ही हा संपूर्ण व्हिडिओ क्लिप पाहिली। पंतप्रधानांच्या भाषणामध्ये नेमकं झालंय काय हे तुमच्या समोर जसं घडलं तसं मांडण्याचा प्रयत्न करतोय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भाषण त्यांच्या पेजवर 25 मिनिटं आणि 30 सेकंदाचं आहे। जेपी नड्डा यांच्या पेजवर ते 27 मिनिटाचं, तर मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या पेजवर ते 33 मिनिटं आणि 28 सेकंदांचं आहे। तर झालं असं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या फेसबुक पेजवर उपलब्ध असलेला व्हिडिओ जर पाहिला तर सुरुवातीला प्रसारणामध्ये काहीतरी अडचणी असल्याचं दिसून येतं। आधी व्हिडिओच्या ऑडिओमध्ये समस्या असल्याचं दिसतं, त्यानंतर अनौपचारिक अशा गप्पा देखील सुरू होतात। त्यातच पंतप्रधान बोलत असताना वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम तर्फे त्यांना प्रत्यक्ष बोलवण्यात येईल, तसंच तुमच्या भाषणाची अनेक लोक वाट पाहत आहेत असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आयोजकांनी धन्यवाद बोलत आणि बोलता बोलता नमस्कार करून मोदींनी भाषणाला सुरुवात देखील केली। भाषण सुरू झाल्यानंतर बहुधा त्यांना थांबवण्यात येतं किंवा सोशल मीडियावर जी थिअरी सुरू आहे की टेलिप्रॉम्प्टर बंद पडला, काहीही घडलं असू शकतं। पंतप्रधान मोदींच्या भाषणात अडथळा निर्माण होतो, त्यानंतर आयोजक त्यांना आता आपण अधिकृत कार्यक्रम सुरू करू असं सांगून मोदींचं भाषण पुन्हा सुरू होतं। भाषणातली हा गोंधळ आता नरेंद्र मोदी यांच्या अधिकृत प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओमधून काढून टाकण्यात आला आहे। परंतु केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयाच्या म्हणजेच MIBच्या वेबसाईटवरती आणि त्यांच्या ट्विटर हँडलवरती हा व्हिडिओ अजूनही उपलब्ध आहे। आम्ही जसं घडलं तसं तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु गोंधळ झाला ते नक्की आहे, परंतु प्रत्यक्षात काय घडलं ते तुम्हीच पहा। नरेंद्र मोदी जी को बोलने का कुछ नहीं कहा, टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। हम भारतीयों का टैलेंट जिस क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है, हम भारतीयों का टैलेंट जिस मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपकी बात सही है। पहले तो करीब हर वर्ष होता था, कोरोना के कारण संभव नहीं हुआ है। इस बार लग रहा था कि शायद बहुत आभारी हूँ। आपकी बात करने का मौका मिलेगा। एक बार जो समस्या आई है उसके कारण हुआ है। आपकी बात सही है कि एक बार लग रहा था शायद अब होने वाली बात करने का मौका मिलेगा। मैं इसको बड़ा इम्पोर्टेंट एक बार समस्या आई है कि पोस्ट कोरोना दुनिया कैसा है। आपकी बात सही है कि व्यवस्था लग रहा था अब सारे विषयों पर बड़ी गंभीरता से मिलेगा। मैं इसको बड़ा में भी सोचते एक बार आपको कोरोना की बात कही है, आपका धन्यवाद करता हूँ। हम सब करके दुनिया की भलाई के लिए सारे विषयों पर बड़ी गंभीरता से मिलेगा। मैं इसको बड़ा में भी सोचते एक बार आपको कोरोना की बात कही है, आपका धन्यवाद करता हूँ। For your country, for the culture of your country, but also for your policies, because it's quite impressive how you have managed
in a very difficult in very difficult circumstances, the COVID crisis, and I also looking always at ways how we can reduce inequality. I have to say I was very impressed by your stimulus package of 280 billion, which will particularly have the small people, farmers and so on, benefiting from it. आपको मालूम होगा हमने पिछले जब से कोरोना कालखंड का समय शुरू हुआ, हमने 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में भोजन पहुंचा रहे हैं, ताकि और शायद दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम होगा। और हमारी कोशिश यही है कि इस संकट के कालखंड में गरीब से गरीब की चिंता सबसे पहले हो। और दूसरा, हमने ध्यान केंद्रित किया रिफॉर्म्स पर। कोरोना कालखंड का हमने भरपूर समय का उपयोग किया रिफॉर्म के लिए। और आपने देखा होगा कि हम जिस रास्ते पर चले, आज हमारे उस कदमों को लेकर के दुनिया के जो अर्थशास्त्री हैं वो भी उसकी भरपूर सराहना कर रहे हैं कि भारत ने बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और मुझे विश्वास है कि दुनिया की जो अपेक्षाएं हैं उसको भारत जरूर पूरा करेगा। Prime Minister, I know there are many people waiting for us and for your speech. Let me just take this opportunity also to express my hope that we can welcome you again in the future at the real Davos, in the snow of the Swiss mountains. आपके निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर अवसर मिलेगा। सबको नमस्कार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जुटे दुनिया भर के दिग्गजों का मैं 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत कोरोना की एक और वेव से सावधानी और सतर्कता के साथ मुकाबला कर रहा है। साथ ही भारत आर्थिक क्षेत्र में भी कई आशावान रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत में आज अपनी आजादी के 75 वर्ष होने का उत्साह भी है और भारत आज सिर्फ एक साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। साथियों, भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है। एक बुके ऑफ होप दिया है। इस बुके में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट। इस बुके में है 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लॉज ऑफ ठीक से सुना रहा है? I hear you, Mr. President. और Mr. Prime Minister. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको? We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now. And we will have just one short introduction
with a music sign, and we will open up and thousands of people will listen to you, Prime Minister. His Excellency Narendra Modi. Prime Minister, let me start by congratulating you and the people of India for celebrating 75 years of independence. I also want to express my admiration for your strong leadership on handling the pandemic. India has continued to expand its profile as a major global power, also by providing vaccines and other medical supplies to so many countries. So there's no doubt that India will play a critical role in leading the exit from the pandemic and in driving global economic recovery and post-pandemic growth. Highlighting this, India is expected to grow by 8.5% this year. India has also been at the forefront of driving global action on climate change and green transition by leading global movements such as the International Solar Alliance, your landmark Panchamrit pledge at COP26, and through national initiatives such as the National Hydrogen Mission. For over 40 years, Mr. Prime Minister, I have always been a strong believer in India, and even more so in its fourth industrial revolution. With its young population, technical prowess, and a knack for innovation, India has the potential to shape the global agenda, particularly by assuming the G20 chairmanship next year. Prime Minister, it is amazing that in 2021, in the middle of the pandemic, India has had 44 new unicorns. And this is a testament to your nation's spirit of innovation and entrepreneurship. I now welcome His Excellency Narendra Modi for the State of the World Address at the World Economic Forum's Davos agenda. Prime Minister, the floor is yours. थैंक यू स्वाब, थैंक यू। नमस्कार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जुटे दुनिया भर के दिग्गजों का 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत कोरोना की एक और वेव से सावधानी और सतर्कता के साथ मुकाबला कर रहा है। साथ ही भारत आर्थिक क्षेत्र में भी कई आशावान रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत में आज अपनी आजादी के 75 वर्ष होने का उत्साह भी है और भारत आज सिर्फ एक साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। साथियों, भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक बुके ऑफ होप दिया है। इस बुके में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट। इस बुके में है 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। जिस मल्टीलिंगुअल
मल्टीकल्चरल माहौल में हम भारतीय रहते हैं, वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत संकट की घड़ी में सिर्फ अपने लिए सोचना नहीं बल्कि मानवता के हित में काम करना सिखाती है। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे भारत वन अर्थ वन हेल्थ इस विजन पर चलते हुए अनेकों देशों को जरूरी दवाइयां देकर, वैक्सीन देकर करोड़ों जीवन बचा रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा प्रोड्यूसर है, फार्मेसी टू द वर्ल्ड है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां के हेल्थ प्रोफेशनल्स, जहां के डॉक्टर्स अपनी संवेदनशीलता और एक्सपर्टीज से सबका भरोसा जीत रहे हैं। साथियों, संवेदनशीलता संकट के समय में परखी जाती है, लेकिन भारत का सामर्थ्य इस समय पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। इसी संकट के दौरान भारत के आईटी सेक्टर ने 24 घंटे काम करके दुनिया के तमाम देशों को बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया है। आज भारत दुनिया में रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भेज रहा है। 50 लाख से ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भारत में काम कर रहे हैं। आज भारत में दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है। 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स पिछले 6 महीने में रजिस्टर हुए हैं। आज भारत के पास विश्व का बड़ा, सुरक्षित और सफल डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है। सिर्फ पिछले महीने की ही बात करूं तो भारत ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसके माध्यम से 4.4 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। फ्रेंड्स, बीते सालों में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने डेवलप और एडप्ट किया है, वो आज भारत की बहुत बड़ी ताकत बना है। कोरोना इन्फेक्शन की ट्रैकिंग के लिए आरोग्य सेतु ऐप और वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल जैसे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भारत के लिए गर्व का विषय है। भारत के कोविन पोर्टल में स्लॉट बुकिंग से लेकर सर्टिफिकेट जनरेशन की जो ऑनलाइन व्यवस्था है, उसने बड़े बड़े देशों के लोगों का भी ध्यान खींचा है। साथियों, एक समय था जब भारत की पहचान लाइसेंस राज से होती थी। ज्यादातर चीजों पर सरकार का नियंत्रण था। भारत में बिजनेस के लिए जो भी चुनौतियां रही है, वो मैं समझता हूं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर चुनौती को दूर करें। आज भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, सरकार के दखल को कम कर रहा है। भारत ने अपने कॉरपोरेट टैक्स रेट्स को सिंप्लीफाई करके, कम करके उसे दुनिया में मोस्ट कॉम्पिटिटिव बनाया है।
बीते साल ही हमने 25,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस कम किए हैं। भारत ने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस जैसे कदमों में सुधार करके बिजनेस कम्युनिटी का विश्वास लौटाया है। भारत ने ड्रोन्स, स्पेस, जियोस्पेशियल मैपिंग जैसे कई सेक्टर्स को भी डीरेगुलेट कर दिया है। भारत ने आईटी सेक्टर और बीपीओ से जुड़े आउटडेटेड टेलीकॉम रेगुलेशंस में बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। साथियों, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन्स में विश्व का एक भरोसेमंद पार्टनर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रास्ते बना रहे हैं। भारतीयों में इनोवेशन की, नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने की जो क्षमता है, एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है, वो हमारे हर ग्लोबल पार्टनर को नई ऊर्जा दे सकती है। इसलिए भारत में इन्वेस्टमेंट का ये सबसे बेस्ट टाइम है। भारतीय युवाओं में आज एंटरप्रेन्योरशिप एक नई ऊंचाई पर है। 2014 में जहां भारत में कुछ 100 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, वहीं आज इनकी संख्या 60,000 के पार हो चुकी है। इसमें भी 80 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, जिसमें से 40 से ज्यादा तो 2021 में ही बने हैं। जिस तरह एक्सपेक्ट इंडियन ग्लोबल स्टेज पर अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं, उसी तरह भारतीय युवा आप सभी साथियों के बिजनेस को भारत में नई बुलंदी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तत्पर है। फ्रेंड्स, डीप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर भारत का कमिटमेंट एक और बड़ा कारण है जो आज भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना रहा है। कोरोना काल में जब दुनिया क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम जैसे इंटरवेंशन पर फोकस कर रही थी, तब भारत ने रिफॉर्म का रास्ता सशक्त किया। डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स को कोरोना काल में ही अभूतपूर्व गति दी गई। देश के 6 लाख से ज्यादा गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जा रहा है। विशेष रूप से कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर $1.3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। एसेट मोनेटाइजेशन जैसे इनोवेटिव फाइनेंसिंग टूल्स में $80 बिलियन जनरेट करने का लक्ष्य रखा गया है। डेवलपमेंट के लिए हर स्टेक होल्डर को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए भारत ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी शुरू किया है। हम नेशनल मास्टर प्लान के तहत इंटीग्रेटेड तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग, डेवलपमेंट और इंप्लीमेंटेशन पर काम होगा। इससे गुड्स, पीपल और सर्विसेज की सीमलेस कनेक्टिविटी और मूवमेंट में एक नई गति आएगी। फ्रेंड्स, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलते हुए भारत का फोकस सिर्फ प्रोसेस को आसान करने पर ही नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करने पर भी है। इसी अप्रोच के साथ
आज 14 सेक्टर्स में $26 बिलियन की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लागू की गई है। फैब, चिप एंड डिस्प्ले इंडस्ट्री के निर्माण के लिए $10 बिलियन का इंसेंटिव प्लान इस बात का प्रमाण है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को स्मूथ बनाने के लिए हम कितने प्रतिबद्ध हैं। हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस भावना से आगे बढ़ रहे हैं। टेलीकॉम, इंश्योरेंस, डिफेंस, एरोस्पेस के साथ साथ अब सेमी कंडक्टर्स के क्षेत्र में भी भारत में असीम संभावनाएं हैं। फ्रेंड्स, आज भारत वर्तमान के साथ ही अगले 25 वर्षों के लक्ष्य को लेकर नीतियां बना रहा है, निर्णय ले रहा है। इस कालखंड में भारत ने हाई ग्रोथ के वेलफेयर और वेलनेस की सैचुरेशन के लक्ष्य रखा है। ग्रोथ का यह कालखंड ग्रीन भी होगा, क्लीन भी होगा, सस्टेनेबल भी होगा, रिलायबल भी होगा। ग्लोबल गुड के लिए बड़े कमिटमेंट्स करने और उन पर खरा उतरने की परंपरा को जारी रखते हुए हमने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट भी रखा है। दुनिया की 70% आबादी वाला भारत भले ही ग्लोबल कार्बन एमिशन में 5%, ओनली 5% कंट्रीब्यूट करता हो, लेकिन क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लाइमेट एप्लीकेशन एडप्शन जैसे इनिशिएटिव इसका प्रमाण है। बीते वर्षों के प्रयासों का नतीजा है कि आज हमारे एनर्जी मिक्स का 40% हिस्सा नॉन फोसिल सोर्सेज से आ रहा है। भारत ने पेरिस में जो ऐलान किया था वो हम टारगेट से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। फ्रेंड्स, इन प्रयासों के बीच हमें यह भी मानना होगा कि हमारी लाइफस्टाइल भी क्लाइमेट के लिए बड़ी चुनौती है। थ्रो अवे कल्चर और कंज्यूमरिज्म ने क्लाइमेट चैलेंज को और गंभीर बना दिया है। आज की जो टेक, मेक, यूज, डिस्पोज ये जो इकोनॉमी है उसको तेजी से सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ाना बहुत जरूरी है। कोप 26 में मिशन लाइफ के जिस आइडिया की चर्चा मैंने की थी उसके मूल में भी यही भावना है। लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ऐसी रेजिलिएंट और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का विजन जो क्लाइमेट क्राइसिस के साथ साथ भविष्य के अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस में उससे निपटने में भी काम आए। इसलिए मिशन लाइफ का ग्लोबल मास मूवमेंट बनाना जरूरी है। लाइफ जैसे जनभागीदारी के अभियान को हम P3, और जब मैं P3 कहता हूं प्रो प्लेनेट पीपल का बड़ा आधार भी बन सकता
सकते हैं। फ्रेंड्स, आज 2022 की शुरुआत में जब हम दावोस में ये मंथन कर रहे हैं, तब कुछ और चुनौतियों के प्रति सचेत करना भी भारत अपना दायित्व समझता है। आज ग्लोबल ऑर्डर में बदलाव के साथ ही एक वैश्विक परिवार के तौर पर हम जिन चुनौतियों का सामना करते रहे हैं, वो भी बढ़ रही हैं। इनसे मुकाबला करने के लिए हर देश, हर वैश्विक एजेंसी द्वारा कलेक्टिव और सिंक्रोनाइज एक्शन की जरूरत है। ये सप्लाई चेन के डिसरप्शन, इन्फ्लेशन और क्लाइमेट चेंज इन्हीं के उदाहरण हैं। एक और उदाहरण है क्रिप्टो करेंसी का। जिस तरह की टेक्नोलॉजी इससे जुड़ी है, उसमें किसी एक देश द्वारा लिए गए फैसले इसकी चुनौतियों से निपटने में अपर्याप्त होंगे। हमें एक समान सोच रखनी होगी। लेकिन आज वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए सवाल ये भी है कि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस नए वर्ल्ड ऑर्डर और नई चुनौतियों के निपटने के लिए तैयार है क्या? वो सामर्थ्य बचा है क्या? जब ये संस्थाएं बनी थी तो स्थितियां कुछ और थी। आज परिस्थितियां कुछ और है। इसलिए हर लोकतांत्रिक देश का यह दायित्व है कि इन संस्थाओं में रिफॉर्म्स पर बल दे, ताकि इन्हें वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाया जा सके। मुझे विश्वास है दावोस में हो रही चर्चाओं में इस दिशा में भी सकारात्मक संवाद होगा। फ्रेंड्स, नई चुनौतियों के बीच आज दुनिया को नए रास्तों की जरूरत है, नए संकल्पों की जरूरत है। आज दुनिया के हर देश को एक दूसरे से सहयोग की पहले से कहीं अधिक जरूरत है। यही बेहतर भविष्य का रास्ता है। मुझे विश्वास है कि डावोस में हो रही ये चर्चा इस भावना को विस्तार देगी। फिर से एक बार वर्चुअली भी आपसे मिलने का मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Prime Minister, for this excellent and important State of the World address. The World Economic Forum is proud to act as a platform for you, Prime Minister, to share your vision for India and its future role with the global multi-stakeholder audience at this critical juncture, as you mentioned, as economies begin returning to growth. We have a unique window of opportunity to shape a better future, a future which is more inclusive, sustainable, and resilient. The health and economic challenges related to the pandemic, as well as the other urgent global critical issues, will remain unmanageable unless leaders execute solutions together, as you mentioned, Prime Minister, in your speech. And no more than ever, the world needs to come together and collaboratively deliver global responses. On that note, one of the things from your speech that resonated extremely well with me is the concept of one Earth, one health, driven by the philosophy of the world is one family, and your diplomatic efforts provide a template for the narrative that the world needs to embrace, to restore waning trust in multilateral frameworks for global cooperation. Consistent with your forward-looking leadership style, your comprehensive transformation agenda for India promises to seize unfolding opportunities and shape the future of the post-pandemic global economy and the new world order. Prime Minister,
thank you for joining us and for sharing this important address with the world. And also, as Professor Schwab mentioned, we are humbled by your support and engagement with us, and greatly value our strong partnership with your government across multiple areas of impact, and looking forward to work with you during your G20 presidency. And we're, of course, also very much looking forward to seeing you in the real Davos in the Swiss mountains. So thank you very much, Prime Minister, for joining us.